वेलकम बैक इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी कोहाना, जहां आप लोग प्रिपरेशन करोगे पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Second, we discuss about female reproductive system. Reproductive system. Next is we discuss about insemination. Now, next is fertilization. Fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gametes. मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और यही वो प्रोसेस है विच हेल्प टू रिस्टोर द प्लॉइडी. जो गैमेट्स की प्रोडक्शन हुई थी उसके लिए जो डिवीजन हुआ दैट इज मियोसिस. तो मियोसिस की वजह से मेल गैमेट भी कैसा प्रोड्यूस हुआ? हैप्लॉइड, single set of chromosome, n means 23 chromosome, और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड. ये भी कैसा है? हैप्लॉइड. यानी यहां भी 23 क्रोमोसोम्स हैं. तो उस प्लॉइडी को जो पेरेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको रिस्टोर करने में फर्टिलाइजेशन हेल्प करती है. सो फर्टिलाइजेशन में ओवरऑल क्या होगा? सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. मेल गैमेट जो सेल है, फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में फ्यूज करेंगी. तो सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, वो एक सिंगल सेल बनाएगा. उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज करेंगे. यानी आफ्टर दैट फर्स्टली प्लाज्मोगैमी, आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, दैट इज कैरियोगैमी. और न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद उनके क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी क्रोमोसोम्स की. क्रोमोसोम्स दैट इज पेरेंटल क्रोमोसोम्स प्लस मैटरनल क्रोमोसोम्स. इनका आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा. तो इस तरीके से प्लॉइडी जो है वो आपस से रिस्टोर होगी. कंप्लीट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कहां पे परफॉर्म होगी? एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन पे. एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन पे. इसके अलावा if both male and female gametes reach this site, simultaneously, then only
फर्टिलाइजेशन होगा। सिर्फ उसी केस में फर्टिलाइजेशन होगी। यही रीजन है दैट ऑल क्वाइटस डू नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्लियर? फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, यानी अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में स्टेप्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा कैपिस्टेशन, मीन्स जो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया है वो पहले तो एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन तक पहुंचने के लिए उसमें कुछ चेंजेस होंगे। क्या किया जाएगा? स्पर्म को पहली तो चीज कि उसको हाइपर एक्टिव बनाया जाएगा ताकि वो फास्टली मूवमेंट कर सके फीमेल गैमेट के पास। कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होगा यहां। इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिस्टेबलाइज होगी, डिस्टेबलाइज। मैंने आप लोगों को बताया था सेमिनल वेसिकल एक चीज रिलीज करती है जिसका फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद, वो क्या था? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या करेंगी? वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को फास्ट करवा देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ताकि स्पर्म की मूवमेंट और ज्यादा फास्टली हो सके, फास्टली मूव। तो पहला तो चेंजेस आएंगे ये। इसके बाद सेकंड क्या चेंज आएगा? सेकंड होगा अब इतना होने के बाद जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, मेल गैमेट बनने के बाद फीमेल गैमेट बन गया, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन होते ही सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चेक किया गया था कि जो पोलन ग्रेन आया है वो सेम स्पीसीज का है या नहीं। तो यहां भी वही स्टेप होगा, दैट इज एंटी फर्टिलिन फर्टिलिन रिएक्शन। मीन्स जो गैमेट्स आए हैं अब उनको चेक किया जाएगा। दीज आर एंटी फर्टिलिन एंड दीज आर दी फर्टिलिन। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एग। कहां पे प्रेजेंट है? ये सरफेस ऑफ एग पे। और ये प्रेजेंट है स्पर्म के सरफेस पे। तो दोनों में केमो अट्रैक्शन होगा और यही मेथड रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए। मीन्स अगर सेम स्पीसीज के नहीं है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। ये जो फर्टिलिन है ये प्रेजेंट होते हैं जोना पेलुसिडा वाले, उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। ये एसिडिक प्रोटीन्स हैं किसके सरफेस पे? मेल गैमेट के सरफेस पे। तो दोनों में रिएक्शन होगी, चेक किया जाएगा कि वो सेम स्पीसीज के हैं या नहीं। अब अगर सेम स्पीसीज के हैं उसके बाद थर्ड स्टेप चलेगा, दैट इज एक्रोसोमल
रिएक्शन। स्पर्म की जब स्ट्रक्चर बताई तो आप लोगों को बताया था सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है दैट इज एक्रोसोम, हेड वाले रीजन के पास। उस एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिनको क्या नाम दिया था? स्पर्म लाइसेंस। तो यहां ये स्पर्म लाइसेंस फंक्शन करेंगे। अब ये स्पर्म लाइसेंस क्या करेंगे? पहले हाईली यूरोनिडेज, हाईली यूरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करेगा? जो सबसे बाहर कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा। उस लेयर में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, हाईली यूरोनिक एसिड। ये उसको डिसोल्व करवाएगा। उसके बाद सेकेंड लेयर के लिए एंजाइम्स आएंगे, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। तो कोरोना लेयर्स के थ्रू पैसेज क्रिएट किया जाएगा स्पर्म की मूवमेंट के लिए। इतना होने के बाद सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? जोना पेलुसिडा। तो उसके लिए जोना लाइसेंस एंजाइम्स यहां पे रिलीज होंगे। ओवरऑल इन तीनों की वजह से पैसेज क्रिएट हो जाएगा फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसी रिएक्शन में यानी एक्रोसोमल रिएक्शन में ही मूवमेंट होगी किसकी? सोडियम आयंस की। और उसकी वजह से यहां पे फास्ट ब्लॉकेज होती है, फास्ट ब्लॉकेज। और ये फास्ट ब्लॉकेज का काम क्या है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, मोर देन वन स्पर्म। एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए भी ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट कौन सी चलेगी? कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस, कॉर्टिकल रिएक्शंस में भी मूवमेंट होगी किसकी? कैल्शियम आयंस की। और ये भी इन्वॉल्व करेगा, यानी ये भी ये चेक करेगा कि एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना करें एग के अंदर। लेकिन ये क्या करता है? स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज। इसके बाद चलेगा जोना रिएक्शंस, यानी ये जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर है ये कैसी हो जाएगी? और ज्यादा थिक हो जाएगी। और इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर रिसेप्टर्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो और ज्यादा स्पर्म्स के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा? कंप्लीट जो स्पर्म है एंटर, लेकिन फ्यूजन में जो इन्वॉल्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट होगा? हेड प्लस नेक वाला रीजन। टेल और मिडल पीस का फंक्शन यहां पे खत्म। अब उसका कोई रोल नहीं है। मिडल पीस के पास स्पर्म के क्या प्रेजेंट थे? मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे। और 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल ऑर्गेनल है बॉडी की जो खुद का डीएनए कंटेन करती है। अब जो स्पर्म आ रहा है फ्यूजन के लिए उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो फीटस डेवलप होगा उसके पास
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ कहां से आया है? सिर्फ और सिर्फ मदर की बॉडी से। फादर की बॉडी से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं आता। तो बच्चे की बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो डीएनए वो सिर्फ मदर बॉडी वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, इतना होने के बाद क्या होगा? अभी बताया था, पहले किसका फ्यूजन होगा? पहले फ्यूज करेगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को देखें तो जो नेक वाला पार्ट एंटर हुआ है उसके पास क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है वहां पे? सेंट्रियोल। नेक वाले रीजन में स्पर्म के पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल। और जो एग है वो किस फॉर्म में है अभी तक? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में है। और किस स्टेज पे अरेस्टेड है? दिस इज अरेस्टेड एट मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, वहां पे अरेस्टेड है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, सेंट्रियोल मिलेगा डिवीजन के लिए, ये क्या करेंगे? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे, उनकी वजह से क्या कंप्लीट होगी? यहां पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई, दिस विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या कह सकते हैं ओटेड। और सेकंड क्या फॉर्मेशन होगी? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बन गई। अब जो स्पर्म है उसका प्रोटोप्लाज्म किसके साथ फ्यूज करेगा? ओवम के साथ। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, प्रोटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेगा दोनों का, और उसके बाद क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होगा। क्रोमोसोम्स का फ्यूजन, एंड दिस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ए सिंगल सेल्ड स्टेज। सिंगल सेल्ड स्टेज। और कैसी है ये स्टेज? 2n। अब अगर यहां हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो मेल की बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स? 44 प्लस XY। फीमेल की बॉडी के अंदर 44 प्लस XX। यहां फॉर्मेशन होगी गैमेट्स की, या तो 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y। और यहां फॉर्मेशन होगी 22 प्लस X, 22 प्लस X। If these two fuse, then form 44 plus XX condition, leads to born female child। अगर इनका फ्यूजन होता है सेम 44 प्लस XX, और अगर ये फ्यूज होते हैं तो 44 प्लस XY बॉय, और अगर ये फ्यूज करते हैं तो सेम 44 प्लस XY। तो यहां सेम चांसेस होते हैं एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होने में और बॉय का जन्म होने में। दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं। 50% चांस है कि गर्ल और 50% चांसेस हैं बॉय के लिए। समझ में आया? अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई।
जाइगोट कैसी सेल स्टेज है? एक सिंगल सेल स्टेज है। इस सिंगल सेल्ड स्टेज में अब क्या स्टार्ट होगा? क्लीवेज। क्या स्टार्ट होगा यहां पे? क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? दिस इज ए माइटोटिक डिवीजन। क्या है ये? माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस ही है ये। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 2 डॉटर सेल्स। तो यहां भी वही होगा, एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनेगी? 2 डॉटर सेल्स। तो फिर इसको अलग नाम क्यों दिया गया? एक जो नॉर्मल माइटोसिस होता है उसमें पहले क्या होगा? G1 फेज, उसके बाद S फेज, S फेज के बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज चलेगा, फिर से G1 फेज। तो इस तरीके से एक नॉर्मल माइटोसिस परफॉर्म होता है। लेकिन यहीं अगर हम क्लीवेज की बात करें तो M फेज आएगा, M फेज के जस्ट बाद S फेज, S फेज से वापस M फेज। यहां G1 और G2 फेज होगा ही नहीं, तो इस वजह से इसको अलग नाम दे दिया। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ए माइटोटिक डिवीजन। जैसे माइटोसिस में सेल डिवाइड करती है वैसे ही यहां भी सेल डिवाइड करेगी, 2 डॉटर सेल बनाएगी। तो ये जो क्लीवेज है इसकी वजह से क्या होगा? किसकी फॉर्मेशन होगी? पहले 2 सेल्ड स्टेज, यानी 2 सेल बनेंगी। 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 से 16। ये 8 to 16 celled stage is known as, this is known as मोरुला। इसको क्या नाम देते हैं? मोरुला स्टेज। और अभी तक एक लेयर इंटैक्ट है इसके साथ। कौन सी लेयर? जोना पेलुसिडा। अभी तक इस लेयर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। रीजन क्या है? इस लेयर को ब्रेकडाउन क्यों नहीं किया गया? रीजन इज टू प्रिवेंट implantation at site other than यूट्रस। इस लेयर का काम क्या है कि ये इम्प्लांटेशन को रोकेगा कि सिर्फ इम्प्लांटेशन कहां हो? यूट्रस के पास हो, कहीं और इम्प्लांटेशन ना हो। अगर ये लेयर नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल है कि कहां हो जाए? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? ऐसी इम्प्लांटेशन जो यूट्रस के अलावा कहीं और होती है, यानी मे बी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, दैट प्रेगनेंसी इज नोन एज ectopic pregnancy। ectopic pregnancy। ectopic pregnancy means अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी और साइट पे हो रहा है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। अगर फैलोपियन ट्यूब में हो रही है दैट इज ट्यूब्यूल प्रेगनेंसी। ठीक है? तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज मोरुला स्टेज। उसके बाद फिर से क्या होगा? ये सेल्स क्या करेंगी? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। जो ये डिवाइड कर रही हैं, चाहे वो 2 सेल्स हो, चाहे 4 सेल्स हो, चाहे 8 हो, 16 हो, कितनी भी सेल्स हो, ये जो सेल्स हैं, ईच सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर। और जितनी भी बार इनमें क्लीवेज होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है, हर एक माइटोटिक डिवीजन के बाद हर एक ब्लास्टोमियर का साइज क्या करेगा? डिक्रीज करता है, हर एक ब्लास्टोमियर का साइज। रीजन इज
कि जो ओवरऑल जाइगोट का साइज है वो सेम रहता है, ओवरऑल साइज सेम है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो क्या होगा, सेल्स को अपना साइज कम करना पड़ता है। क्लियर, उतने ही स्पेस में आने के लिए। तो हर एक डिवीजन के बाद ब्लास्टोमियस का साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ये हर क्लीवेज के बाद होगा। तो 16 सेल्ड स्टेज, उसके बाद 32, 64, 128 सेल स्टेज। यहां पे कौन सी स्टेज आ गई, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है इसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज कैविटेशन। मतलब ये सेल्स जो हैं रीअरेंज करेंगी और एक कैविटी बना लेंगे अंदर, दैट कैविटी इज ब्लास्टोसिल कैविटी, ब्लास्टोसिल कैविटी। और इन ब्लास्टोसिल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होगा कौन सा, यूटेराइन मिल्क। याद है, बताया था आप लोगों को, यूटेराइन मिल्क वो एब्जॉर्ब होगा, इसके अंदर फिल्ड होगा। अब ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी की वजह से सेल्स रीअरेंज हो रही हैं। रीअरेंज होने के बाद बाहर एक लेयर बना ली, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। सेल्स की जो लेयर बाहर है दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। और बाकी सेल्स कहां अरेंज हो गई, अंदर एक साइड में। दीज सेल्स आर नोन एज, इनको क्या नाम देंगे, दीज आर इनर सेल मास। तो कंप्लीट जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने वाली है वो इन्हीं से होगी, किनसे, इनर सेल मास से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाहर कौन सी लेयर है अभी भी, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा, यहां पर रिलीज होंगे ट्रोफोब्लास्टिक एंजाइम्स। उन ट्रोफोब्लास्टिक एंजाइम्स की वजह से ये जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर है ये ब्रेक डाउन हो, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जोना पेलुसिडा से बाहर आएगा। क्लियर। उसके साथ साथ यहां पर और क्या रिलीज होंगे, एक और प्रोसेस होगी दैट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स। एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं उनका फैगोसाइटोसिस होगा, उनको एनगल्फ किया जाएगा ताकि वहां पैसेज क्रिएट किया जा सके, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। समझ में है। अब जैसे ही यहां जोना पेलुसिडा लेयर का ब्रेकेज हुआ, ये जो जोना पेलुसिडा है ये अपने आप को दो सेल्स में ब्रेक डाउन कर लेगा, पहली और इससे बाहर सेकंड वाली लेयर। इसको बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली जो लेयर है दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, आगे फॉर्मेशन करेगी कोरियोनिक विलाई की। और कोरियोनिक विलाई जब एंडोमेट्रियम की लेयर से अटैच होगा, कोरियोनिक विलाई जो है वो किसकी लेयर से अटैच होगा, एंडोमेट्रियम वाली लेयर से। ये फॉर्मेशन करेगा किसकी, प्लेसेंटा की।
समझ में आया? और अंदर सेल्स कौन सी हैं? यहां पर कौन सी सेल्स हैं? इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो अब क्या हो गया? इतना होने के बाद इम्प्लांटेशन। क्या हो गया यहां पे? इम्प्लांटेशन। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट, यही फॉर्मेशन करवाती है मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉरियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बनाएगा? कॉरियन मेम्ब्रेन। ओवरऑल एम्ब्रियो जो है कितनी लेयर से प्रोटेक्टेड है? एक तो हो गई कॉरियन लेयर, दूसरी सेकेंड लेयर इज एमनियन लेयर, और इस एमनियन लेयर के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें उसी फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू चेक द स्टेम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, और उसी से पता लगता है सेक्स ऑफ द बेबी। क्लियर? जो उस टेक्निक का मिसयूज है, इसी वजह से वो इंडिया के अंदर बैन की गई थी। अदरवाइज उस टेक्निक को डेवलप किस लिए किया गया था? टू चेक दी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो उसको बैन किया गया। तो सेकेंड लेयर हो गई एमनियन लेयर, और इसी के अंदर जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है कि मदर की बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है, फास्ट मूवमेंट, तो उसकी वजह से एम्ब्रियो की सेल्स डैमेज ना हो। तो एमनियन लेयर हो गई। थर्ड वन यॉक सैक। जो ह्यूमन एग है दैट इज एलेसिथल टाइप, उसमें यॉक की अमाउंट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत बनता है वही पहली आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इसके अलावा फोर्थ वन इज एलेंडोइस। तो ये 4 लेयर से कवर्ड होता है एम्ब्रियो, प्रोटेक्टेड होता है। तो इम्प्लांटेशन हुआ, ट्रोफोब्लास्ट ने जो है कॉरियन लेयर की फॉर्मेशन कर दी, कॉरियोनिक विलेई हो गई, और यही किसकी फॉर्मेशन करवाएंगी? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करवाएंगी। यहां तक समझ में है? क्लियर है? पहले स्टेज आई जाइगोट, जाइगोट से कौन सी स्टेज आई डिवाइड करके? मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज से ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, और अब इम्प्लांटेशन के बाद कौन सी स्टेज आएगी? दैट इज गैस्ट्रुला स्टेज। और इस गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा? फॉर्मेशन होगी किसकी? 3 जर्म लेयर्स। ह्यूमंस जो हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। 11th क्लास एनसीईआरटी एनिमल किंगडम, वहां मेंशन है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ह्यूमंस कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कितनी जर्म लेयर से बॉडी बनी हुई है? 3 जर्म लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर दैट इज एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और लास्ट एंडोडर्म। तो अब ये क्या करेंगी? बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगी। इन्हीं 3 जर्म लेयर से बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी अब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई 2 एग्जाम्पल बताओ जो एक्टोडर्म से बने हुए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पार्ट्स जो एक्टोडर्म से बने हुए। तीनों के 2-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक्टोडर्म से बने हुए दो बॉडी पार्ट, एक आप लोगों ने पढ़ी होगी बार बार, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद है? पेनियल ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, स्किन डर्मिस, एनामल वाला पार्ट तित का, वो भी किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। एक्सटर्नल ईयर किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। इसके अलावा इंटरनल ईयर किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। एड्रिनल मेडुला किससे बना हुआ है? एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट है, एड्रिनल मेडुला किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ एक मेन हमारा कंप्लीट न्यूरल टिश्यू जो है वो भी किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से, एक पार्ट को छोड़ के। अब बात करते हैं मेसोडर्म की। मेसोडर्म कौन से बॉडी पार्ट्स बनाता है? आइरिस मसल्स, एक्टोडर्म से बने हुए। कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, आइरिस वाला पार्ट एक्टोडर्म से बना हुआ है। वैसे ओवरऑल जो मस्कुलर टिश्यू है ना, वो डेवलप होता है किससे? मेसोडर्म से, इन तीन को छोड़ के। मस्कुलर टिश्यू क्लियर है? इसके अलावा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्प्लीन। इसके अलावा और क्या बना यहां से? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है? हार्ट वगैरह जो है वो भी मेसोडर्म वाले पार्ट से ही बना हुआ है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स, वो भी किससे बना हुआ है? मेसोडर्म से बना हुआ है। क्लियर है? और हमने गोनेड्स के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा, वो भी किससे बने हुए हैं? मेसोडर्म से बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोडर्म की। एंडोडर्म से क्या बना है? क्या बना इससे? इससे बना है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे बना है हमारा लगभग पार्ट किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ठीक है? और कौन बना इससे? थायराइड ग्लैंड वगैरह, ये बने हुए इससे, ठीक है? तो ये पार्ट्स किससे बने हुए हैं? एंडोडर्म वाले पार्ट से बने हुए। तो इस तरीके से ये तीनों जर्म लेयर मिलके कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन करती है। और वो जर्म लेयर्स की स्टेज में आगे बनती हैं? गैस्ट्रुला स्टेज में। इसके बाद आता है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, दैट इज नेरुला स्टेज। यहां हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट बनता है। NEURU। और इसके बाद फिर स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है? तो सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो कौन सा है? ट्वेंटी सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डेवलप होगा? एनसीईआरटी पढ़ के आए हो? हार्ट की फॉर्मेशन। उसके बाद फर्स्ट मंथ में ही क्या बन जाएगा? न्यूरल सिस्टम बन जाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड मंथ में क्या होगा?
सेकेंड मंथ में लिम्स डिजिट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड मंथ, क्या बनेंगे? चलिए, सबसे ज्यादा एक्टिविटी किस मंथ में दिखाई देगी? फेटल मूवमेंट फिफ्थ मंथ में। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किस मंथ में होती है? वो होती है फोर्थ मंथ में। मैक्सिमम ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा जो साइज बढ़ता है वो सिक्स्थ मंथ में आईलैशेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, कंप्लीट बॉडी के ऊपर हेयर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज प्लेसेंटा। किस किस पार्ट से बनी हुई है? तो मदर बॉडी प्लस फीटस बॉडी, दोनों के ही बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व हुए हैं, तब फॉर्मेशन हुई है किसकी? प्लेसेंटा की। ठीक है, यानी ये कनेक्ट करेगा किसको? मदर बॉडी को फीटस बॉडी के साथ। दिस इज एक्ट एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। मतलब अब ये क्या सिक्रीट करेगी? हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करेगी। हार्मोन्स में पहला हार्मोन कौन सा है? ये सिक्रीट करेगी प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ये सिक्रीट करेगी एस्ट्रोजन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन भी सिक्रीट करवाएगी। इसके अलावा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। स्टार्टिंग में ये जो हार्मोन है इसको सिक्रीट कौन करता है? तो इसको सिक्रीट करता ही है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और यही जो हार्मोन है चेक किया जाता है किसके थ्रू? प्रेगनेंसी टेस्टिंग जो किट आते हैं वो HCG हार्मोन को ही मेजर करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। और ये जो हार्मोन है ना, स्टार्टिंग में ये बिहेव करता है एज ए LH हार्मोन, और इसी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन नहीं होता प्रेगनेंसी में, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल बना रहता है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। HCG के अलावा और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करेगा ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वही फीटल डेवलपमेंट करवाते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो बेटर ग्रोथ के लिए थायराइड ग्लैंड की भी रिक्वायरमेंट है यहां पे। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स भी रिलीज करेगा, और ये वो हार्मोन है जो डिसाइड करता है टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। और कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा? सिक्रीट करेगा रिलैक्सिन हार्मोन। कब? जब बेबी कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, ताकि जो प्यूबिक एरिया है, उसकी जो बोन्स है, उसका जो मसल्स वाला पार्ट है, उनको रिलैक्स करवाया जा सके, पाथवे जो है वो ओपन हो सके डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए। इसके अलावा प्लेसेंटा और क्या काम करता है?
प्लेसेंटा ऑल्सो सप्लाई न्यूट्रिशन, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेके फिटस की बॉडी को कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। और क्या करेगा ये? गैसेस का एक्सचेंज करवाएगा, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए ये याद रख लेना, फीटल ब्लड और मदर बॉडी ब्लड कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आता, वहां पे बैरियर प्रेजेंट होते हैं, तो कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो फीटस की बॉडी से जो डक्ट्स अराइज होंगी वो होंगी अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। यहां एक चीज अलग होती है, क्या? कि आर्टरी कैरी करती है कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, जबकि वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा और क्या करेगा ये? हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट रिमूवल। तो फिटस की बॉडी का जो वेस्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मदर की बॉडी के वेस्ट में, और मदर की बॉडी से उसको बाहर निकाला जाएगा। तो उस वेस्ट रिमूवल में भी प्लेसेंटा ही हेल्प करती है। अब जैसे ही फीटस कंप्लीट मैच्योर होता है, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद क्या होगा? जो फीटस की बॉडी है वो रिलीज करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फीटल वाला पार्ट एफ, एफ यहां लिया गया है फीटस के लिए। इसके साथ जो मदर्स बॉडी है यानी जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है वो क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा HCACTH हार्मोन। अभी बताया था यही डिसाइड करता है टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इन दोनों की वजह से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म डेवलप होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और यहां पे स्टार्ट हो जाता है माइल्ड पेन। तो फीमेल की बॉडी के अंदर लेबर पेन इस वजह से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो माइल्ड पेन प्रोड्यूस हुआ है ये मैसेज देगा किसको? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवा देगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन कौन सी लेयर पे काम करेगा? मायोमेट्रियम पे, मायोमेट्रियम पे। और उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएगा। उसकी वजह से फीटल मूवमेंट जो है वो वेजाइना पार्ट से बाहर की तरफ होगी। अब जितना ज्यादा यहां पर मूवमेंट होंगी उतना ही ज्यादा लेबर पेन फील होगा, और जितना ज्यादा वो पेन होगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जाता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ये पॉजिटिव मैसेज जाता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहां से लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता रहता है। क्लियर? तो इस वजह से क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब जैसे ही डिलीवरी हुई, बच्चा पहले कर रहा था प्लेसेंटल, क्या कर रहा था? रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन। अब वो किस में स्विच करेगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब वो अपने लंग्स का, अपने एल्वलाइज का यूज करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए।
तो पहली बार जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो फीमेल बॉडी से बाहर होता है बच्चे का। जब तक वो फीमेल बॉडी के अंदर है वो प्लेसेंटा का यूज करता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, तो खुद से वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन शो नहीं करता। अब इसके बाद क्या होगा, कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, लैक्टेशन पीरियड। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा यहां पे, दो हार्मोन, एक रिलीज करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीजिंग के लिए, और दूसरा सिंथेसाइज के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क रिलीज होगा दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम। ये जो कोलेस्ट्रॉम है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, IgA, यानी ये प्रोवाइड करता है बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। इसके अलावा एक एंटीबॉडी प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, कौन सी, IgG, तो वो भी मदर की बॉडी से ही मिलता है फिटस को। क्लियर। इसमें जो है कोलेस्ट्रॉम के अंदर फैट अमाउंट ना के बराबर होती है, लेकिन प्रोटीन नॉर्मल होता है, प्रोटीन अमाउंट हाई है, फैट नहीं होता इसके अंदर। तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉम जो है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट 7th क्लास की ह्यूमन फिजियो, ठीक है।